हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे ग्रीन केमिस्ट्री में हमने शुरू किया था ग्रीन सॉल्वेंट्स। तो ऑलरेडी हम 5 प्रकार के ग्रीन सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल के बारे में, जिसमें हमें ब्रीफली कुछ आइडिया मिला था फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के बारे में। और आज उसी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं पीटीसी। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। ये कहता है कि these catalysts are used as devices for accelerating the reaction between insoluble organic compounds and water soluble reagents। तो गौर से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, है ना। और वाटर सॉल्युबल रिएजेंट्स, उन रिएजेंट्स की बात की जा रही है जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, मान लो इनसॉल्युबल कंपाउंड को हम ए मान लेते हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड को हम बी मान लेते हैं। तो एक ऑर्गेनिक है और एक वाटर है, दोनों तो आपस में मिलेंगे नहीं, है ना। ये देखो, यहाँ पर एक बीकर बनाया मैंने, यहाँ पर नीचे है हमारा वाटर, ठीक है, या फिर इसको एक्वस फेज भी आप बोल सकते हैं। ऊपर यहाँ पर मैंने रेड में जो बना है वो है हमारा ऑर्गेनिक फेज। तो जो कंपाउंड हमारा है ए, वो ऑर्गेनिक फेज में है, जो कंपाउंड बी है वो एक्वस फेज में है। हमें क्या करना है कि ए और बी के बीच में रिएक्शन करवाना है। अब कैसे करवाएंगे, क्योंकि ए और बी तो आपस में मिक्स नहीं होने वाले, क्योंकि अलग फेज में है। जैसे कि ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर कभी मिक्स नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आपने एक पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि जो पोलर है, पोलर सब्सटेंस वो पोलर को डिजॉल्व करता है, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है, यानी पोलर पोलर को, नॉन पोलर को डिजॉल्व करता है। तो वाटर जो है वो पोलर है, और ऑर्गेनिक जो है वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर और पोलर जो है वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होने वाले। तो इससे ये बात साफ होगी कि ए जो है वो नॉन पोलर है क्योंकि ऑर्गेनिक है, और जो बी है वो पोलर है क्योंकि वो एक्वस फेज में है। तो इन दोनों में अगर मिक्सिंग नहीं होगी तो रिएक्शन कैसे होगा। तो रिएक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को किसी भी तरीके से पास आना पड़ेगा। पास आना कैसे पड़ेगा, या तो बी ए में जाएगा, बी ऑर्गेनिक फेज में जाएगा, या फिर हमारा ए जो है वो एक्वस फेज में आएगा। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस हो सके तो हमारा ए और बी के बीच रिएक्शन हो पाएगा। तो यहां पर आता है रोल किसका, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का। यही लिखा गया है कि इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज टू अदर। एक फेज से दूसरे फेज में रिएक्टेंट को ट्रांसफर करता है। ए से ए को ट्रांसफर करता है वाटर फेज में, और बी को ट्रांसफर करता है ऑर्गेनिक फेज में। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस हो सके तो हमारा रिएक्शन हो जाए। तो आप समझ गए कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम क्या होता है। आप क्या करेंगे कि कुछ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुछ एग्जांपल्स इसके क्या होते हैं। तो पहला एग्जांपल है TEBA, ट्राई इथाइल बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड और ब्रोमाइड। ये देखो, ये जो बड़ा वाला है इसको कहते हैं ट्राई इथाइल बेंजाइल अमोनियम। नाइट्रोजन पे अगर 4
अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसको कहेंगे अमोनियम, है ना। यहाँ पर एक बेंजाइल ग्रुप है और एक दो तीन तीन इथाइल ग्रुप लगे हैं तो ट्राई इथाइल बेंजाइल हो गया, अमोनियम भी हो गया। क्लोराइड और ब्रोमाइड ये कहाँ से आया? ये पहला वाला तो कैटायन हो गया इतना बड़ा सा, और जो X माइनस है काउंटर आयन, ये वाला X क्या हो सकता है? या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। क्लोरीन हो तो क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये वाला एक एग्जाम्पल है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का। यहाँ पर ये जो X है ये हमारा क्या है? पोलर पार्ट है ना, यानी ये aqueous सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है। और ये जो इतना बड़ा सा है जो है ब्रैकेट में है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के दो पार्ट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर पार्ट। आमतौर पर कैटायन जो है वो नॉन पोलर होता है और आनायन जो है वो पोलर होता है। ठीक है। उसके बाद ट्राई मिथाइल बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, यहाँ पर भी तीन मिथाइल, एक दो तीन बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड और ब्रोमाइड एक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद सी टी ए बी बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है रिएक्शंस को करने में। तो इस वाले ग्रुप को C16H33 को बोलेंगे सेटाइल। 1 2 3 ये होगा हमारा ट्राई मिथाइल, तीन मिथाइल है इसीलिए। क्लोराइड और ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, अपनी आवश्यकता हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लोराइड लगा है, आप यहाँ पर ब्रोमाइड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा ये जो है यहाँ पर ये क्या है? अमोनियम सॉल्ट हो गए, है ना। अमोनियम सॉल्ट मेनली यूज होते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में, पर अगर आप चाहें तो क्राउन ईथर, क्रिप्टांड और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल को भी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में यूज कर सकता है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल के बारे में पढ़ रखा है और क्राउन ईथर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए आप बस याद रखिए कि ये जो है, ये जो तीनों है ये भी अलॉन्ग विथ अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। अब देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट आर सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसीलिए क्या करते हैं कि दे ब्रिंग टुगेदर रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल फॉर बेटर रिएक्टिविटी। जबकि दोनों सॉल्वेंट में, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, तो ये काम करते हैं रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल को पास रहने का काम करते हैं, जिससे हमारा रिएक्शन ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। इट डजंट रिक्वायर रिगरस कंडीशंस। रिगरस कंडीशन का मतलब है ड्रास्टिक कंडीशन, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, या फिर बहुत ही लो टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, है ना, या फिर बहुत ही लो प्रेशर हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का, ये सब रिगोरस कंडीशन कहलाता है। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आमतौर पर आप रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी सब्सटेंस लेकर इसको फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट से रिएक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट को देने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा टेम्परेचर या प्रेशर की कोई जरूरत है। It doesn't require expensive solvents like DMSO और DMF। यहाँ पर क्या लिखा है? DMF। DMF और DMSO आपने पढ़ा है कि DMF और DMSO क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। DMSO स्किन इरिटेशन करता है और DMF लिवर के प्रति टॉक्सिक होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, DMF और DMSO काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है अगर आप
फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं। वर्क प्रोसीड्यूर इज easier. Energy requirements are kept at minimum. बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होती है इस रिएक्शन को करवाने में, ना तो ज्यादा हीट लगती है, ना ही कोई और एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन में। तो ये वाला जो है एक एग्जांपल है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड आप नीचे देख रहे हो, ये एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है। यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है कि बेंजाइल क्लोराइड के साथ aqueous केसियन का रिएक्शन करवाया गया है, जिससे हमारा ये कंपाउंड बनता है। तो aqueous केसियन जो है ये तो आयनिक कंपाउंड है, ये पोलर होगा, और ये बेंजाइल क्लोराइड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये नॉन पोलर होगा, है ना। तो ये वाटर में डिजोल्व होगा, और ये किस में डिजोल्व होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, है ना। तो इनका रिएक्शन करने के लिए हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का यूज करेंगे। ये वाला पीटीसी दिया गया है, आप कोई और फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। इससे और फायदा होता है कि यील्ड बहुत ही बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर 95% से भी ज्यादा की यील्ड देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। एक्चुअली जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के पास लेके आता है, दूसरे फेज में कैसे लेके आता है। तो एक सैंपल रिएक्शन है RH, एक अल्काइल हैलाइड जो कि है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और केसीएन ये हमारा है पोलर कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड। ये किसमें सॉल्युबल होगा? वाटर में, ठीक है। या फिर कह सकते हैं एक्वस मीडियम में हमारा सॉल्युबल होगा केसीएन, और ऑर्गेनिक मीडियम में सॉल्युबल होगा RH यानी अल्काइल हैलाइड। एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है। और C+X-, ये क्या है? PTC, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये है इसका ऑर्गेनिक पार्ट, और ये है इसका पोलर पार्ट, यानी वो पार्ट जो कि एक्वस पार्ट है या फिर पोलर पार्ट है, ठीक है। काउंटर आयन की बात की जा रही है, जैसे कि क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। और ये वाला जो है वो है कंपाउंड जो कि हमारा बनेगा RCN। तो ये कैसे बनेगा? सियानाइड जो है वो अटैक कर देगा किस पे? सियानाइड हमारा अटैक कर देगा R पे, ये X निकल जाएगा, तो RCN हमारा बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, पर इस सिंपल सी चीज के लिए भी इन दोनों को पास आना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे होता है देखिए। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एक बीकर ले लिया, जिसमें नीचे हमारा है एक्वस लेयर, नीचे वाला। ऊपर वाला लेयर हमारा ऑर्गेनिक लेयर है। ऑर्गेनिक लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड RH है, अल्काइल हैलाइड, और KCN हमारा एक्वस लेयर में है। हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट C+X-। सबसे पहले क्या होगा कि ये जाएगा हमारे एक्वस लेयर में, ठीक है। ये गया 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 एक्वस लेयर में गया। उसके बाद ये क्या करेगा कि ये जो CN है ना, CN, इस CN के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, C+CN- कर देगा।
बॉन्ड कट सकता है क्योंकि सी प्लस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही है, नेगेटिव चार्ज तो आराम से बॉन्ड बना लेगा। अब क्या करेगा कि ये तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, इसमें दोनों ही एक्वस और ऑर्गेनिक फेज है, तो ये जा सकता है कहां पर, ये आराम से ऑर्गेनिक लेयर में जा सकता है। तो अब ये क्या करेगा कि मूव करेगा ऑर्गेनिक लेयर में। तो अब देखो ये ऑर्गेनिक लेयर में आ गया, ऑर्गेनिक लेयर में आ गया तो इसने क्या किया कि न्यूक्लियोफाइल CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट को पास पास ले आएंगे और बाकी का काम जो है वो ये लोग अपने आप कर लेंगे। CN माइनस जो है वो R पे अटैक करेगा और X को निकाल लेगा, जिससे क्या होगा हमारा RCN निकलेगा और C प्लस X माइनस, ये हमारा जो है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, ये रिकवर हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि अलग अलग फेज होने पर भी कैसे फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इनका रिएक्शन करवा सकता है, और इसी चीज को यहाँ पर फिर से समझाया गया है। मैंने वहां बीकर्स लगाए थे पर यहाँ पर कोई बीकर वगैरह दिया नहीं गया, तो शॉर्ट में यहाँ पर वही चीज समझाई गई है और कुछ नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनिशियली हमारा क्या था, इनिशियली हमारा था K प्लस CN माइनस और ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट था। एक्वस फेज में ये गया है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, इसके साथ बॉन्ड किया C प्लस, जिससे C प्लस CN माइनस बन गया। उसके बाद ये मूव किया ऑर्गेनिक फेज में, ऑर्गेनिक फेज में C प्लस CN माइनस आ गया R X के पास, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, R पे अटैक करेगा, X निकल जाएगा, RCN बन जाएगा और हमारी जो कैटलिस्ट है उसकी रिकवरी हो जाएगी और कैटलिस्ट हमारा आ जाएगा वापस किसमें, एक्वस फेज में। ठीक है, तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।